करिए, आप करिए, आप करिए, लास्ट में देखा जाएगा इसको। अरे बोलिए मोसेस खाली टिक करके तब अपलोड कर दिया जाए। समझ रहे हैं? मोसेस से खाली टिक करके अपलोड कर दें। हो रहा है ना? लाइव कर देते, छोड़िए, सोल्यूशन डिटेल सारा बाद में दिया जाएगा। लास्ट में बोल देंगे डिटेल सोल्यूशन के लिए कमेंट करिए। हेलो एवरीवन, तो हम लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स जो कि 9 मई 2026 को हुआ था, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशंस। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी होगा, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर बाई बम्बार्डमेंट विथ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जो कि हमारा सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि अ मेटल सरफेस इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिचार्डसन इक्वेशन J इक्वल टू 80 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 5 के अपॉन में KT, वेयर J करंट डेंसिटी, T टेम्परेचर और 5 वर्क फंक्शन है। जैसे बोला टेम्परेचर को जब डबल कर देंगे तो करंट डेंसिटी जो चेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए जब करें इसमें टेम्परेचर को आप डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, T दिया है। तो अगर आप टेम्परेचर को उसमें क्या करते हैं, डबल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर को आप डबल करेंगे तो देखिए इक्वेशन में क्या है, टेम्परेचर का स्क्वायर, ठीक है। जैसे डबल करेंगे तो जो करंट डेंसिटी हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना। टेम्परेचर को डबल करते जो करंट डेंसिटी होगा मान लेते हैं क्या होता है, जेड होगा, ठीक है। और वो हमारा शुरू का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 2T का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4T। और 4 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम frequency propagate in opposite direction in a linear medium forming a standing wave if the medium is slightly non-linear, which outcome best describe the validity of the superposition। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो सुपरपोजिशंस होता है, जब भी सुपरपोजिशंस होगा तो उसमें क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन बिकम्स जो अप्रॉक्सीमेटली, और एडिशन होगा किसका, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स का, मे बी ड्यू टू नॉन लीनियर इफेक्ट्स, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैच करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आप देखिए इसमें ABCD करके दिया है, फिर 1 2 3 4 दिया है। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जाएगा किसमें, ये आपका जाएगा सी का थर्ड, ठीक है। उसके बाद ड्रॉपलेट इफेक्ट की बात करेंगे तो ये डी फोर्थ पे जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ओपन ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो ओपन ऑर्गन केस में देखिए क्या होता है,
वो आएगा एफ इक्वल टू वी अपॉन में 2l, और ये आपका चला जाएगा कौन सा इसमें, ठीक है ना, सेकेंड। तो आप देखिए डी का अगर हम लोग फोर्थ देखेंगे तो डी का फोर्थ, सी का थर्ड, और बी का फर्स्ट, और ए का जो है सेकेंड है। ये हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2/3। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट है कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कपल इज 0, ये भी सही बात है, बट द रिलेटेड मोमेंटम इन नॉन जीरो, ये भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड और फोर्थ देखेंगे तो क्या है, इनकरेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेवेंथ में बोल रहा है कि फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड फिल्म सो बबल ऑफ सरफेस टेंशन T, एक्सेस प्रेशर 40/R एंड सरफेस एनर्जी 2TA इफ द रेडियस ऑफ द फिल्म इज हाफ। देखिए रेडियस अगर फिल्म का हाफ करेंगे, हाउ डज द सरफेस एनर्जी चेंज। तो देखिए सरफेस एनर्जी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस को हाफ करेंगे तो r/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, r²/4। तो जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, 7। spherical liquid film so bubble of surface tension T, excess pressure P is equal to 40/R and surface energy U is equal to 2TA. Radius of the film is half. How does the surface energy change? तो देखिए सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द क्या होता है, रेडियस होता है। तो जैसे रेडियस को हम हाफ करेंगे तो r/2 का स्क्वायर करेंगे, r²/4 आएगा, यानी 1/4 क्या हो जाएगी सरफेस एनर्जी, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में इसको ऐसे हम बोलते हैं, एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x एंड वेलोसिटी v, व्हिच रिलेशन कनेक्ट्स दीज क्वांटिटीज फॉर ए सिस्टम। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, v² = ओमेगा² ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस क्या होता है, f का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, इसे बोल रहा है कि एन एक्टिव मीडियम विद पॉपुलेशन इन्वर्जन इज प्लेस्ड इनसाइड एन ऑप्टिकल रेजोनेटर विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस स्टिमुलेटेड इमिशन फ्रॉम स्पॉन्टेनियस इमिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेजर एक्शन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, बी होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोड्यूसेस फोटॉन्स कोहेरेंट विद द इंसिडेंट रेडिएशन व्हाइल स्पॉन्टेनियस इमिशन अकर्स रैंडमली इन फेज डायरेक्शन एंड टाइम, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसे बोल रहा है कि फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड यंग मॉडल्स ई पर मॉडल्स के पॉइजन रेशियो बी सेटिस्फाइड ई इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 - 2 बीइंग दिस पॉइंट ये रिमेंस कांस्टेंट। देखिए इसमें जो पॉइजन रेशियो उसको इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिक्रीज करेगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें जो हमारा ये ऑप्शन है यंग मॉडल्स, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बी के रिलेशंस में जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है,
भी की टर्म्स ऑफ ही, तो आप वहाँ से पाएंगे कि जैसे आप क्या करेंगे, पॉइजन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा यहाँ एम मॉल उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। और ऑप्शन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा कि होमोजेनियस आइसोट्रोपिक सर्कुलर सिलेंडर अंडरगोज प्योर टॉर्सन and cylinder beam of the same material and length undergoes pure bending in the linear elastic range, which statement is correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। देखिए बेंडिंग केस में जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो लिनियरली क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो भी क्या होता है, लिनियरली वेरी करता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, अ थिन यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लिंडा जिसका वर्टिसेस है 0 0 a 0 एंड 0 small point mass m is attached at the vertex a 0 भी attached रहता है। If the mass of the limna is m, find the coordinates of the center of mass of the combined system by area of the इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लीजिए x1 + x2 + x3/3 से, इसमें 0 + a + 0/3 कर देंगे। फिर इसका जो एवरेज मान लें x बार है तो a/3 आता है। उसके बाद से चूँकि यह मास को अटैच कर रहा है वर्टेक्स से, तो उस केस में अगर जो पॉइंट है स्मॉल पॉइंट मास m है तो उसको अगर उसका कोऑर्डिनेट हम x p लेते हैं तो उसमें जीजा कहाँ इसको अटैच कर रहा है a 0 पे, उसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा a। अब आप जो है एक्सियम का फॉर्मूला लगा दीजिए तो वहाँ से मिल जाएगा कैपिटल M x बार प्लस स्मॉल m x p अपॉन में टोटल मास, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल। देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m जैसे ही आप देखेंगे तो केवल B और C में से कोई एक होगा, A और D हमारा दोनों यहाँ से हट जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर C है, चूँकि a/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, 3। और ऑप्शन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 13, a steady current flows through a long straight wire of circular cross section with non-uniform current density। इसका रिलेशन दिया हुआ J = J0 1 - small r h पर capital R h पर, जो r की स्मॉल r की वैल्यू 0 to r है। r रेडियस ऑफ द वायर है, इनसाइड द वायर डिस्टेंस आर स्मॉल r। तो बीच एक्सप्रेशन करके गिव द मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनसीआर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, ड्राइवन बाय एन एसी सोर्स ऑफ इमरल फ्रीक्वेंसी में विच कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब मैक्सिमम एवरेज पावर। देखिए मैक्सिमम एवरेज पावर आपसे पूछा गया। एब्जॉर्प्शन एट रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस की बात होती है तो याद रखिएगा उसमें जो हमारा इंडक्टिव डिक्टेंस होता है, ठीक है ना, वो कैपेसिटिव डिक्टेंस से क्या होता है, इक्वल होता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। और इस केस में हमारा करेंट जो होता है वो वोल्टेज के फेज में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा, एक्स ग्रेटर एक्सल से। सी इसलिए नहीं होगा कि एक्सल एक्सी की इक्वल तो है लेकिन करंट लीड कर रहा है। लीड और लैग किसमें होता है, तो हम बात करते हैं किसकी, इंडक्टर की या फिर कैपेसिटर की, ठीक है। उसमें लीड और क्या होता है, लैग होता है, जो कि रेजिस्टेंस केस में क्या होता है, सेम पेज में होता है। तो जब एक्सल एक्सी की इक्वल हो जाएगा तो उस केस में रेजिस्टेंस का एक केस आएगा, जो हमारा इम्पीडेंस होता है उससे देखिए अगर रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा, एक्सल इक्वल टू एक्सी, सेम पेज। अगला क्वेश्चन देखिए 15, पूछा है कि विच स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस फ्राउनहोफर डायरेक्शन फ्रॉम फ्रेस्नेल डायरेक्शन। देखिए फ्राउनहोफर जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए होता है, जबकि फ्रेस्नेल जो होता है फाइनाइट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से ऑप्शन हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, सिमिलर दिया है, देयर इज सिमिलर पैटर्न, फ्राउनहोफर डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। फ्राउनहोफर डायरेक्शन अकर्स विदाउट एनी रेस,
सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा दिया है, फ्रॉम यहाँ पर फाइनाइट भी दे रहा है, बोलिए। जबकि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी जो कि गलत है। डी ऑप्शन हमारा इसमें यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एजर्सन रीजन, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 16 का वो हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपसे बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वेव प्रोपगेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। देखिए डॉपलर इफेक्ट काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बोला कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। द स्पीड ऑफ सेकंड बोल रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, भी सही बात है। थर्ड बोल रहा है डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड ओनली द रिलेटिव मोशन अलोंग द लाइन जॉइन अकर्स सोर्स एंड ऑब्जर्वर आफ्टर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, भी करेक्ट है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों ही क्या है सही, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। एडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि फॉर अ वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू डेल फाई वेयर फाई जो स्केलर फील्ड है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डाले करेक्ट, आपसे कौन से सही उससे पूछा गया है। ये क्वेश्चन धीरे से होगा। तो देखिए जो कर्ल होता है फोर्स का वो ऑलवेज क्या आता है जीरो होता है। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि डी है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। इसमें आपको पहले दिया है जी बी अपॉन डी बी एच कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस पी अपॉन टी, और डी पी अपॉन डी बी एच कॉन्स्टेंट एस पे दिया है, इसकी वैल्यू माइनस गामा पी वाई। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा बेस्ट है। तो देखिए इसमें अगर हम इसको डिवाइड कर दें डी पी अपॉन डी बी एच कॉन्स्टेंट एस पे, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा इससे, कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी गामा आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कैंसिल। हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्टेट मास एम रेडियस आर एंड पार्टिकल स्पेशल सेम मास एम और रेडियस आर गिवन, कंपेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एट देयर सेंटर्स। इसे बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए फील्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है जीरो होगा दोनों ही केस के लिए, और पोटेंशियल जो हमारा होता है वो क्या होता है वो सॉलिड स्फीयर के लिए ज़्यादा निगेटिव होता है एज कम्पेयर टू स्फेरिकल सेल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वाइडली यूज्ड टू मटेरियल रियलाइजेशन एंड इमेजिंग विच इंटरप्रेटेशन करेक्टली एक्सप्लेन देयर इज सुटेबिलिटी फॉर सच एप्लीकेशंस। तो अगर इसको हम देखें, देखिए अल्ट्रासोनिक होता है इंफ्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक 20 किलोहर्ट्ज़ से बिलो होता है, जबकि 20 किलोहर्ट्ज़ से क्या होता है होता है। इस तरीके से अगर हम देखें काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर होती है, इसमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी भी अगर आप इस तरह लगाते हैं तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन आपके हाई फ्रिक्वेंसी है, सेकंड में है, थर्ड में है, मिडिल में है, फोर्थ में देखेंगे लोअर फ्रिक्वेंसी। इस तरीके से हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है करेक्ट है। 23 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें आर की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा है कि इफ इट्स रेडियल डिस्टेंस क्या करते हैं बिकम्स डबल करते हैं यानी 2a करते हैं। तो जो स्पीड इसकी होगी रिमेंस वी नॉट होगी, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस पोजीशन एंड वेलोसिटी इलेक्ट्रिक मोशन, इसलिए 45 डिग्री होगा, फॉर्मूला की जरूरत निकाल सकते हैं। 24 की बात करें तो रेडियोएक्टिव सैंपल है जो हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई आफ्टर 20 डेज। तो काफ़ी आसान है, स्मॉल टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ होता है, फॉर्मूला रख के एन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 का आ जाएगा, यही एन 1/2 का रोल कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है 1/16 आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। बोला कि स्प्रेड ऑफ मास एम से इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस अराउंड अर्थ विद स्पीड या इसमें रूट में जी अपॉन आर इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज। देखिए इसमें इक्वेशन भी दे चुका है, बोला कि अगर हम इससे रेडियस को थोड़ा स्लाइडली क्या करें इंक्रीज करें, ठीक,
आर प्लस डेल्टा आर कर दूँ, डेल्टा की मच मच लेते हैं आर से, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिलीज, तो कौन सा हम डिलीज करेंगे? देखिए डी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी इनवर्सली, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 26, इसमें आप मैच करना है, ये भी प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट से फॉर्म होगा, डेली के लिस्टिंग आपको मैच करना है। तो देखिए अगर मैच करेंगे तो इसमें जो रेले जीन्स लॉ है, यानी ये जाएगा थर्ड पे, रेडियस एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शन टू टी अपॉन डेल्टा, ठीक है, ये जाएगा थर्ड। इसके बाद से देखेंगे तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, ठीक है, यानी बी जो है वो बी जाएगा फोर्थ पे, यानी रिलेट्स द वेवलेंथ ऑफ इमिशन इनवर्सली विद टेम्परेचर, बढ़ेगी क्योंकि बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, रिलेट्स टू लैम्डा जो होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके टेम्परेचर, रिलेट्स टू, ठीक, ये होगा। उसके बाद से अगर आप सी देखेंगे प्लांट रेडिएशन लॉ, तो सी जो जाएगा हमारा फर्स्ट जाएगा, इससे जाएगा, यहाँ से आप डिफाइन करेंगे, लास्ट बच गया हमारा इससे जाएगा सेकंड पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, इससे पूछा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज अ फ्री एक्सपेंशन, यूजुअल एक्सटेंशन टू होती है टू वेलकम इन इंसुलेटेड कंटेनर, आफ्टर द एक्सपेंशन द सिस्टम रीचेज अ न्यू लिविंग स्टेट, चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोसेस। तो देखिए इस प्रोसेस में जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल रिस्पेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट केवल केवल एक ही ऑप्शन है, वो हमारा कौन सा है, सी, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देते हैं 20, देखिए 20 में बोला है कि फॉर ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक solid obeying generalized Hooke's law, the stress tensor sigma Sj is related to the strain tensor through length constant lambda and mu, which one of the following statement is exactly correct। तो इसमें देखेंगे तो जब लैम्डा टेक करेंगे तो इंफिनिटी को मेटेरियल बिहेव कैसे करता है, इनकम्प्रेसिबल, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फिर मैचिंग आ गया, मैचिंग काफ़ी आसान है, इसमें किसी भी अगर दो की मैचिंग आप सही कर लेते हैं तो आसानी से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए इसमें हम बात करें तो न्यूट्रॉन, सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में बात करें। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शंस, यानी हमारा ए जो है वो किस पे जाएगा, थर्ड, तो ए थर्ड पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है बी है कंट्रोल रॉड। देखिए कंट्रोल रॉड जो होता है यानी बी क्या करता है, कंट्रोल करता है चेन रिएक्शंस को बाई एब्जॉर्ब क्या न्यूट्रॉन्स को, तो ये हमारा जाएगा इससे फर्स्ट पे। थर्ड देखेंगे न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जो है वो जाएगा सी हमारा इससे सेकेंड पे। फंडामेंटल पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके में क्या होता है, इमिट होगा, यानी आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान है। फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल गियर्स विच कंडीशंस ऑन d2 के अपॉन d2 एट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइंस दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये हमारा डी है, जब सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे इसका पोटेंशियल का पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव आएगी, तभी क्या होता है, स्टेबल होता है। 31 देखिए, इसमें आपसे बोला है कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन से दिए हैं, करेक्ट। कंसीडर फोटोवोल्टिक सोलर सेल ऑपरेटिंग अंडर स्टीम इल्यूमिनेशन विच
है और फोर्थ क्या है करेक्ट है। तो ये केवल और केवल कौन सा सी ऑप्शन देखिए इसमें क्या है सेकेंड नहीं, जबकि बी और डी नहीं है सेकेंड ऑप्शन से, बी तो वैसे नहीं हुआ। अब ए और सी में कौन सा करेक्ट होगा, देखिए फोर्थ वाला भी करेक्ट है लेकिन हमारा ये नहीं, तो इसी वाला क्या है करेक्ट। अगला देखते हैं, इसमें आपसे पूछा कि विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना बेस्ट एक्सप्लेन एज अ कंसीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन rather than the reflection or recession। देखिए ट्यूनिंग ऑफ स्टार्स जो होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो ये होगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो होगा ये एयर होता है, ये भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सी देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई स्टेशनरी में होगा, ये भी नहीं होगा। केवल डी ऑप्शन से जो क्या है ब्राइट सेंट्रल रीजन जो शेडो होता है स्मॉल ऑब्स्टेकल का वो दिखता है, तो केवल और केवल इसी वजह से होगा डायरेक्शन की वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 का जो होगा वो n की पावर 4/3 होगा, ठीक है। देखिए 34 क्वेश्चन है, सिंपल डिफिनेशन है। इसमें आपसे बोला कि नॉन इलास्टिक मटेरियल ओवेज दिस इक्वेशन, तो आपसे पूछा कि यंग मॉडल्स के लिए क्या कौन सा कुछ नहीं करना, बस इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। स्ट्रेन यहाँ बोला है कि ये हमारा स्ट्रेन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, यहाँ कैपिटल ई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसका वन हो जाएगा, यहाँ 2 बीटा ई होगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 35 इसमें आपसे बोला है कि एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल इच ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड, ठीक है। ड्यू टू एंड डायरेक्शन द इफेक्टिव लेंथ इज एल प्लस स्मॉल if the pipe is excited in its third harmonic, which expression roughly gives the frequency of the emitted sound। तो देखिए अगर हम देखें तो सिंपली जो फ्रिक्वेंसी होता है वो v अपॉन एल प्लस ई इंटू 4 का ऑड मल्टीप्लस होता है। तो आपसे इसमें पूछा गया थर्ड हार्मोनिक के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है 5 3 है जो कि ये थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये 3 होगा, ठीक। उस तरीके से यहाँ 5 है, ये फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या है 2 और 2 दिया है, जबकि ये क्या होता है v अपॉन एल प्लस सी इंटू 4 का मल्टीप्लस होता है। तो अगर हमसे 5 पूछा होता है फिफ्थ हार्मोनिक तो हमारा बी होता, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है थर्ड हार्मोनिक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें आपसे बोला है सिंपल पेंडुलम के बारे में, स्मॉल ऑसिलेशन सॉल्व करने का चल गया। इसमें बोला है कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो री कोऑर्डिनेट आता है ओमेगा बी डैश ओमेगा एस डैश और ओमेगा एल सी डैश का, तो वो कितना होगा, तो याद रखिएगा पहले का हाफ होगा, ओमेगा पी डैश जो होगा वो ओमेगा पी का हाफ होगा, ओमेगा एस डैश जो होगा वो ओमेगा एस का डबल हो जाएगा, और ओमेगा एल सी डैश जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 37 की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम और फ्लोरोसेंस के लिए कौन से जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए इसमें जो है स्टेटमेंट फर्स्ट दूसरा स्टेटमेंट कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन इन यूनिट्स इन द सोलर एटमॉस्फेयर ये हमारा करेक्ट है। सेकंड की बात करें इन फ्लोरोसेंस इमिटेड रेडिएशन हैज हायर एनर्जी देन द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ये हमारा इनकरेक्ट है। और फ्लोरेसेंस इमिशन अदर सेक्टर लॉन्गर वेवलेंथ बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू नॉन रेडिएटिव एनर्जी लॉसेस। तो थर्ड हमारा क्या है स्टेटमेंट करेक्ट, तो फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है। अभी देखिए किसमें है तो फर्स्ट और थर्ड की बात करें केवल फर्स्ट वाले में ही है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। A small spherical particle passes through a viscous fluid under gravity and attains terminal velocity. If the radius of the particle is double, ये radius क्या कर रहा है डबल कर रहा है, while all other parameters remain unchanged, how do the terminal velocity and time acceleration change। तो आपको बताना है
स्टोक्स रेजिम। तो देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस में ट्रेवल करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ट्वाइस है। पहले में वेलोसिटी डबल है तो होगा नहीं। और बी ऑप्शन की बात करते हैं, ये 4 टाइम्स, सी में भी 4 टाइम्स दिया है और डी में बोला है कि 8 टाइम्स। तो ए और डी होगा। अब रही बात कि बी और सी में से कौन सा करेंगे, तो देखिए इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा गया था कि जो टाइम रिलैक्सेशन है वो क्या होगा। तो बी में दिया है कि रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल नहीं, टाइम रिलैक्सेशन हमारा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों ही 4 टाइम्स हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 जो है आप पढ़े होंगे इसको वान डेर वाल क्लासिफिकेशंस बोलते हैं, लेकिन आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा क्या है करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के लिए जो हमारा कांस्टेंट ए होता है, इस चीज़ को रखना होता है, और बी जो होता है ये वॉल्यूम होता है फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज के लिए। तो ये केवल केवल आपको मिलेगा इसमें सी ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है इसका। क्वालिटी की बात करें तो आपसे पूछा है कि इसमें फोर्स मॉडल की बॉडी रिलेशन आप पढ़े होंगे, काफ़ी वर्सटाइल रिलेशन है ये, n इक्वल टू -30.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा हाईएस्ट एनर्जी किसमें होगा, फोटॉन वोल्ट में। देखिए एनर्जी जो एनर्जी प्रोपोर्शनल n स्क्वायर है, तो जिसमें n की सबसे लोवेस्ट होगी, एनर्जी उसकी हाईएस्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्योंकि इसमें n की सबसे कम और n की एनर्जी प्रोपोर्शनल ये है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली जो सेंट्रल फोर्स को एक्सप्लेन करता है। तो याद रखिएगा सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन जरूरी है कि सभी कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, सेंट्रल। जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा करेक्ट है। 42 की बात करते हैं। देखिए 42 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, तो वेलोसिटी ऑफ ड्यूटी पॉइंट इन द बॉडी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इससे ओमेगा, ठीक है, बी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है। अगर आप फॉर्मूला पढ़े तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखिए मैचिंग फिर से आ गया, तो मैचिंग काफ़ी आसान है, इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो AM होगा, अगर आप इसको जानते हैं तो मैच करिए। ये आपका जाएगा ए पे थर्ड, यानी ये जो तीसरे पे जाएगा। अब डीमॉड्यूलेशन जो होता है, यानी बी मॉड्यूलेशन डिटेक्शन पीरियड में, तो बी जो जाएगा हमारा सही पे जाएगा, यानी जाएगा सही। उसके बाद से पीएन जंक्शन जो डायोड होगा ये होगा अलाउज करंट पर ये परमिटिविटी इन वन डायरेक्शन ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल। तो सी जो होगा हमारा फोर्थ पे जाएगा, ठीक है, और फोर्थ जो है हमारा फर्स्ट पे जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। 44 की बात करते हैं क्वेश्चन में। 44 में टू वेव्स आर गिवन बाय y1 स्टेबिलिटीज एंड y2 स्टेबिलिटीज, which statements about phase and phase difference is correct। देखिए इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट phase difference is independent of time, बिल्कुल सही बात है, और मोनोक्रोमैटिक वेव्स के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि an express stream emits characteristics alpha के lines for target element if atomic number of the target is increased। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, क्या होगा लाइन, याद रखिएगा ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करें तो इसमें बोला है और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल हैज टोटल चार्ज कैपिटल, which statement correctly describes the electric field and potential inside the sphere की बात आपसे। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द स्फीयर, यहाँ बात कर रहा है सॉलिड स्फीयर, याद रखिए ए कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन में आर क्यूब होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
इससे देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो के क्यू अपॉन में 2r2 कैपिटल आर ब्रैकेट में टी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये पोटेंशियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है जिसके डिस्टेंस आर। तो केवल और केवल क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इसको फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन में 47। देखिए 47 में आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट क्या है और इसमें करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 47 सी। 48 की बात करते हैं। देखिए 48 में आपसे पूछा है कि अगर एक्सप्रेशन जो है ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, अल्फा की वैल्यू दी ओमेगा बाई टी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर स्टेशन, तो कौन सा वैल्यू देखिए, तो अल्फा जो होगा वो पैरेलल होगा ओमेगा के, ठीक है। द टेंजेंट एक्सलेशन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सिस, बिल्कुल सही बात। जो रेडियल एक्सिस का सेंटर कहाँ करता है, नाम से ही समझ रहे हैं टेंजेंसी जो है परपेंडिकुलर रेगुलर और कौन सा ये वाला ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए 49 डायरेक्ट आपसे इक्वेशन ही पूछ दिया फ्लूइड्स का है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो एटा इक्वल टू -5 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्यू डी पे पॉइंट होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है ये। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि फॉर अ सिंपल कंप्रेसिबल आइसोलेटेड सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट वेरिएबल पी वी एंड टी सेटिस्फाइंग डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस टी डी, विच कंडीशन रिप्रेजेंट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखिए एंट्रोपी जो होता है एस वो मैक्सिमम होता है फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इसके लिए यू और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। देखिए 51 में बोल रहा है कि इन एन कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम इज द मीडियम ऑन द साइड्स इज द सेम एंड द प्रिंसिपल पॉइंट्स coincide with the nodal points which of the following must be true। तो यार ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है। इन अ कोएक्सियल optical system with the medium on both sides is the same and the principal points coincide with the nodal points which of the following must be true। देखिए एंगुलर जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है क्या होती है यूनिटी होती है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 52 है, टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, यानी a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a मान लीजिए बट स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 are at a given point, the resultant displacement is obvious to be 0, resultant displacement 0 at a certain instant, even though amplitude are equal। तो फिर डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट डेल्टा पाई हो रहा है, तो आप कौन सा करेंगे। देखिए फॉर्मूला आप पढ़े होंगे रिजल्टेंट और इंटीग्रल की फॉर्म में, तो r इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 cos डेल्टा पाई होता है। जब उसमें आप वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पाई आ जाएगा -1 जो कि cos एक पॉजिटिव वैल्यू, तो डेल्टा पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई, हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन। 53 देखेंगे तो इसमें फील्ड जो होता है, ठीक है, फाइनाइट होता है मिड पॉइंट पे और नियरली यूनिफॉर्म होता है नियर बाकी पॉइंट्स पे, ठीक है ना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। देखिए 54 में आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ। देखिए क्यूरी लॉ अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है इक्वल होता है इतना क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर मैं इसको ये सिंपली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो सी अपॉन क्या होता है कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर यानी यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना। ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी करेक्ट है, सी हटाएंगे कांस्टेंट अपॉन बस आएगा। 55 की अगर बात करेंगे काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसमें बोला है कि टू थ्री लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ परपेंडिकुलर दिया गया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डिजिटल रेजोनेंस
डिफेक्टिव फोकल लेंथ कंपनसेशन आपसे पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1। इसमें रख के सॉल्व आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना 36 अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान, इसमें आपसे पूछा गया है कि कई बार आ चुका है VRMS, उसके बाद से जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और ये बीच एवरेज रिलेशन दिया याद रखिए। VRMS से इसकी वैल्यू जाती है 1.7 होता है, इसकी वैल्यू 1.7 होता है VRMS, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की अगर हम बात करें इसकी जो वैल्यू होती है 1.4 होता है, √2 यानी 1.4 है, इसकी वैल्यू 1.4 होता है, ठीक है। और जो एवरेज है इसकी जो वैल्यू होगी 1.5 होता है। करेक्ट रिलेशन जो आपका दिया गया है उसमें कौन सा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं। देखिए इसमें करेक्ट से इसमें जो आपसे पूछा गया और सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग only with each other, which one of the following statements is always correct regarding the total linear momentum of the system। तो याद रखिएगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है तो उस केस में जो हमारा होता है कंजर्व होता है, ठीक है ना। जो मोमेंटम सिस्टम होगा वो कंजर्व होगा अगर उस सिचुएशन को काम नहीं करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया है 0, ठीक है। अब काम नहीं करते हैं 0 है, तो ऑप्शन बी। 58 में आपसे पूछा गया है लिक्विड राइजेज in a capillary vein brought in a quantity which one of the following conditions satisfies this phenomenon। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो लेस होता है देन 90 डिग्री एंड एब्रेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, इसलिए एंगल जो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये 59 काफी आसान क्वेश्चन है, इसको मैच करना था और पढ़े होंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है सी स्क्वायर पे एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है यानी ये आपका डी का फर्स्ट होगा। एनर्जी स्टोर कैपेसिटी की बात करें तो ये हमारा जाएगा सिंपली डी का सेकेंड, आपसे बीच बार आता है कंपटीशन से आप पढ़ेंगे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस ऐसे नहीं आता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा है, डी है। नीचे देखिए फिर से मैच करना है जिसमें जो प्राइमरी सेल है यानी ए का 4 में जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सेल जो है बी का सेकेंड होगा, और सी जो बोला गैलोमीटर कन्वर्टेड टू वोल्ट, याद है गैलोमीटर को जब भी आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा और हमेशा इसमें कनेक्ट करेंगे सी, ठीक है ना। यानी सी जो जाएगा हमारा इसमें जाएगा थर्ड, ठीक है। और बच गया फोर्थ, मीटर जब भी होता है इसमें कनेक्ट होता है पैरेलल, ये हमारा जाएगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो मीनिंग की बात हमेशा इंग्लिश करेगा एंड कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स प्रोग्रेसिवली लेस रिलायबल होगा, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 62 में दो वेक्टर्स ए और बी का मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, मैग्नीट्यूड इसका दिया 5 है। पेंगुलर से पूछे काफ़ी आसान है, आज पर छोड़ के इसका प्लस 20 पर प्लस 2 cos थीटा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0 आएगा।
करते हैं 63, इसमें आपको फिर मैच करना है। तो देखिए निकोल प्रिंस जो होगा, इसको जब आप मैच करेंगे तो ये होगा पोलराइजर बेस्ड ऑन डबल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये जो हमारा है वो किससे जाएगा, थर्ड, ये जाएगा थर्ड। अगर केवल इसी के बिहार पे ऑप्शन देखें तो सीओडी अभी नहीं होगा, फिर ए का सेकेंड है, सी और डी होगा, ए का फोर्थ, एक और डी को मिला है। डी का जो है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज एंड यूनिएक्सियल क्रिस्टल की अगर बात करें तो बी जो है वो किससे जाएगा, फोर्थ, बी जो हमारा जाएगा। तो केवल इसी से आप देखेंगे तो ए थर्ड बी फोर्थ, इसका मतलब ए थर्ड बी फोर्थ, इसमें थर्ड और थर्ड किया और बी का फर्स्ट और फोर्थ किया, तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। देखिए बात करते हैं 64 भी आपका मैच करना। तो देखिए ए जो होगा 64 रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आइस, मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आइस जो ए का सेकंड होगा एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू स्पेस ऑब्जेक्ट्स, एंड ए जो हमारा सेकंड, ठीक है। और बी रिले क्राइटेरिया आपसे पूछा है, अगर आपको याद होगा तो थीटा इक्वल टू 1.2 लैम्डा बॉडी होता है, जो हमारा इनका फर्स्ट है। इसी तरीके से सी का थर्ड होगा और डी का अगर आप देखेंगे तो फोर्थ होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 65, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका फ्लैट डिस्टिलेशन मेथड जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, सही बात करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ड्राइविंग फोर्स फील्ड इनसाइड द डायरेक्टली गिवन बाय दिस ओनली फॉर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सही बात है, ये करेक्ट है। और थर्ड देखें तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डिग्री टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। वाइल इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिविजुअल, एकदम करेक्ट है। यानी आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के लिए क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, a light rays travel between two fixed points in a medium where gravity varies continuously according to Fermi principle. Actual path followed by the light in one of each, the one for each। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा स्टेशनरी होगा, चाहे मिनिमम या मैक्सिमम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। तो इसमें आपसे बोला है कि रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन द सेम hot reservoir but different cold reservoir engine first works between temperature TH and TC, while second works between TH and TC dash, TC dash की TC सॉरी हाँ फिल्म क्यूरियोसिटी। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेगा। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है इंजन टू मस्ट बी मोर डिस्प्ले ऑन। बी की बात करें तो CNC जो CNC कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन दिस, सी की बात। सी की बात करें वो इंजन मस्ट हैव द सेम नहीं होगा क्योंकि चला इंजन वन मस्ट बी मोर इफिशिएंट बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात। यानी कि आपका ऑप्शन जो है इसका डी क्या है करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 जो कि बेस्ड है इस पे बर्नौलीज इक्वेशन से। तो आप इक्वेशन भी है कि बस आप इसका रोजिए कांस्टेंट, इसमें आपसे बोल रहा है कि the radius decrease कर दिया जाए to one of its initial value which equation gives the correct pressure drop later in the wide and narrow sections। वाइड और narrow पर रहना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बी और डी वाले ऑप्शन में ही है, ये तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो बी और डी में अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ P1 माइनस P2 है, ये आपसे वाइड और narrow की बात कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट आएगा।
मीन्स इमिट्स करता है रेडिएशंस। बोल ई लैम्डा भी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, ए लैम्डा जो एब्जॉर्प्टिविटी है एंड लैम्डा पे। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है, ई लैम्डा इक्वल होगा इसके ए लैम्डा, जो ये और हमारा बी ऑप्शन है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इक्वेशन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 थर्मोडायनामिक सिस्टम फर्स्ट लॉ है डी क्यू इक्वल डी प्लस पी डी। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बीच इंटरमीडिएट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और एन आइडियल गैस के लिए। तो टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करेगा आपको बताना है रेडिएशन कौन सा। तो सेकंड वाला डी ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई टेक्निकल फॉर्मूला इसको हम निकाल सकते हैं। पहले को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए, फिर आइडियल गैस सिस्टम के बीच में लाके अप्लाई कर दीजिए, वैसे सेपरेट करिए, आपको मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन 70 का डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं 71 एम्प्लीफिकेशन। देखिए कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एम्प्लीफिकेशन एंड इमेज ट्रांसमिशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है चारों में से। ऑप्शन दिया है फर्स्ट 1 3 एंड 4, सेकेंड है बी 1 एंड 3, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेवेंटी टू की बात करें तो देखिए 72 का बेचा क्वेश्चन है। इसने बोला है अ कंडक्टिंग प्लेट मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म magnetic area. Induced eddy currents are observed within the plate that divide the inference regarding the nature and effect of these currents. देखिए एडी करंट्स जो एराइज होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है, कंडक्टर्स के फ्रेम में। और जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो मोशन क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे ऑप्शन नंबर में भी दिया है जो कि हमारा क्या है करेक्ट है। बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, जो कि हमारा क्या है इसमें एजर्सन और रीजन है। तो देखिए एजर्सन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन जो होता है इसे क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 काफी आसान है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड। देखिए जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं, जो कि हमारा कौन सा है सी ऑप्शन करेक्ट है। 75 ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, रिवर्सिबल रिवोल्यूशन है ये। जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1/2 रूट में टी बाई एम बोल लीजिए चाहे म्यू बोल लीजिए, याद रखिएगा मास पर यूनिट लेंथ होता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एजर्सन एंड रीजन गिवन बिलो। तो देखिए एजर्सन बोल रहा है एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड द पावर फैक्टर बिकम्स नेगेटिव, करेक्ट है। रीजन इधर है कि एट रेजोनेंस द रिएक्टिव पावर बिकम्स जीरो बिकॉज द इंडक्टिव एंड कैपेसिटी रिएक्शंस कैंसिल ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, दोनों इक्वल आ जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी था। मेकिंग द इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव, बिल्कुल सही बात है, तभी जो करंट होता है और वोल्टेज दोनों के बीच एंगल क्या होता है जीरो होता है, यानी फिर डिफरेंस जीरो होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए है, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए इसमें बोल रहा है कि अ मेटल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज मेंटेन्ड इन अ स्टेडी स्टेट विथ इट्स
ants kept at two different constant temperatures. Identify the correct description of the temperature distribution and heat flow along the rod. तो देखिए जो टेम्परेचर होता है वो लिनियरली वेरी करता है, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर लिनियरली वेरी करेगा तो जो हीट का फ्लो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर देखिए तो पहला ऑप्शन में दिया है कि टेम्परेचर वेरी नॉन लीनियरली, तो ये तो होगा नहीं, नॉन लीनियर है यहाँ पे, इसकी वजह से। बी में देखेंगे तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात, टेम्परेचर वेरी करता है। सी में देखें, देखिए यहाँ दिया है टेम्परेचर वेरीज करता है लिनियरली, सही बात है। और जो हीट का फ्लो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है अलोंग द रॉड। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है डी वाला। देखिए जनरली वेरी तो कर रहा है लेकिन हीट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। और ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इसने बोला कि फॉर एन एसी इनपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर प्रोड्यूस हायर एफिशिएंसी देन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। बात तो सही है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन दिस डिफरेंस को कौन सा बताता है। देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो यूटिलाइज करता है, ठीक है ना, दोनों, इसमें दोनों ही रहेगा, हाफ वेव भी होता है, दो हाफ वेव्स होते हैं। और जो एवरेज हमारा आउटपुट होता है वो प्योर डीसी मिलता है। तो ये केवल और केवल कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हमारा है, डायरेक्ट है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है कि इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा L1 + L2 + 2m होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 80, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो Q = यानी ये फोरियर्स लॉ होता है, Q = -KT dt/dx होता है। तो KT की वैल्यू दी गई K01 + अल्फा t, रख के अगर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ लेंथ 0 से L ले लेंगे और टेम्परेचर T1 से T2 ले लेंगे, तो आपको डी ऑप्शन से यहाँ जो है वो मिल जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। देखिए इसमें बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक टू बॉडीज 81 में, in a perfectly elastic two bodies collision observed from one center of mass frame, one particle is suddenly objected to an impulsive interaction state changing only the direction of its momentum but not its magnitude. Which conservation law ensures that the other particles momentum must simultaneously rotate by the same angles? तो याद रखिएगा ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम पे बेस्ड है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। देखिए इसने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स अ प्रोटॉन एंड मूव्स फ्रॉम ग्राउंड टू एन एक्साइटेड स्टेट। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड स्पेक्ट्रल इमिशन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन केवल तब होता है जब फोटोन की जो एनर्जी होती हो क्या हो, डिस्क्रीट एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, तभी जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये अगर हम देखें तो पहले वाले ऑप्शन दिया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इनमें रिमेन्स इंडिपेंडेंट, ये तो होगा नहीं। सेकेंड में दिया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखेंगे तो इसमें दिया एब्जॉर्प्शन अकर्स ओनली व्हेन फोटोन एनर्जी मैचेस द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी। डी की बात करेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम बिकम्स कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेज, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 83, ये भी फॉर्मूले बेस्ड है। इसमें आपसे बोला कि कार्नोट इंजन है जो ऑपरेट्स होता है बिटवीन टू रिजर्वायर्स टेम्परेचर। इसका जो T1 T2 आप चलाए होंगे, यहाँ TH और TC बोला है। TH का मतलब हॉट टेम्परेचर और TC का मतलब कोल्ड है। देखिए TH की वैल्यू TC से बड़ी है, 20% ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रिजर्वायर रिजेक्ट कोल्ड ना। तो आपसे पूछा है कार्नोट बिटवीन द सेम रिजर्वायर्स, व्हाट इज द COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखिए COP का मतलब जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपसे पूछा है। सिंपली इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह अल्फा भी चलाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अगर हम बीटा से डिनोट करें, इससे बीटा से,
बीटा इज इक्वल टू जो होगा वो होता है QC यानी कोल्ड हीट अपॉन में वर्क होता है, ठीक है ना। तो वर्क की जो वैल्यू होती है वर्क डन वो होगा QH माइनस QC, यानी मैक्सिमम हीट में से क्या करेंगे कोल्ड वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कार्नॉट जो QC अपॉन QH की वैल्यू होती है TC अपॉन TH के, यानी हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके टेम्परेचर पे। जब इसको आप रख देंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा इक्वल टू TC अपॉन में TH माइनस TC, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। देखिए इसमें बोल रहा है कि 84 a cyclic heat engine is claimed to absorb heat from a single thermal reservoir and convert it completely into work with no other effect on the surroundings. Select the most appropriate evaluation of this claim. तो याद रखिएगा ये जो है क्लेम कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसके, केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ उसको, यानी ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ डज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन चेंज लास्ट में, तो किस तरीके से बदलेगा, चेंज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखिए इमिशन रेट जो होता है वो इंक्रीज करता है वाइल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, जो कि हमारा कौन सा 85 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो देखिए 86 में आपसे बोला है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन एज दिया है x इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस फाई, विच स्टेटमेंट जो है करेक्टली रिलेट्स पीरियोडिक एंड वेव मोशन कंसेप्ट्स को। देखिए वेव मोशन इज पीरियोडिक, वेव मोशन पीरियोडिक होगा, डिस्टर्बेंस जो प्रोवाइड करेगा किसमें, स्पीड एंड टाइम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। तो देखिए कैथोड रे ऑक्सीलेशंस की बात कर रहा है, तो पूछा आपसे विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बीम मोशन एंड रिजल्टिंग ट्रेस। तो याद रखिएगा जो बीम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, डिफ्लेक्शन से, दोनों एक्सिस में जो होता है, और इसको ट्रेस किया जाता है वोल्टेज की अप्लाई करने पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा किसमें, फर्स्ट वाले में दिया है, द बीम सोज इंडिपेंडेंट डिफ्लेक्शन अलोंग द टू एक्सेस एंड फॉर्मिंग, तो ये हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन 88। एक क्वेश्चन नंबर 88 भी प्रीवियस ईयर का है, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि प्लेन क्लोराइड बीम आई नॉट पासिस होता है थीटा एंगल पे, तो आपसे पूछा कि मेलस लॉ का कौन सा स्टेटमेंट, तो आई आप पढ़े होंगे तो याद होगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। बात करते हैं 89 की। तो देखिए एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड नियर अ फिक्स्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शंस। तो सी और ऑप्शन करेक्ट है इसका। 90 डायरेक्ट फार्मूला है, आपसे पूछा गया है इसमें फोटॉन है, एनर्जी मोमेंटम भी दिया है, तो कौन सा जो है रिलेटिविस्टिक नेचर, याद रखिएगा रिलेटिविस्टिक नेचर, तो रिलेटिविस्टिक का जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू मास नहीं E अपॉन में क्या होगा C, मास पर डिपेंड नहीं करता। देखिए इसमें मास के हिसाब से अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन में मास है नहीं होगा, दूसरे में मास है नहीं होगा, बचा C और D। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डुअल नेचर का इक्वेशन, इसमें भी मास आता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी जो P हमारा होता है वो मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इसमें भी आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो केवल और केवल डी वाला ऑप्शन है जिसमें मोमेंटम वैसे ही है, मास से इंडिपेंडेंट है। देखिए ये तो काफ़ी आसान है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, जैसे म्यू बराबर RPGM होता है, म्यू बराबर रकम बोलते हैं शॉर्ट में लोग, ये वाला करेक्ट है। 92 की बात करें तो फिर इसमें देखिए स्टेटमेंट्स गिवन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन बी सी और डी 3 स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शन हैं। तो अगर इसमें देखें तो स्टेटमेंट जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है,
92 का ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर आ गया डॉपलर इफेक्ट से, पीछे भी क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस यू अपॉन में वी माइनस यू। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन, बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर इक्वल स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है, यू है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस यू अपॉन वी माइनस यू, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें हमारा द पिक शिफ्ट हायर होता है, स्पीड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बिकम्स ब्रॉडर होगा, जो कि हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन से। 95 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी जो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट में, तो ई बी इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट आता है। तो देखिए इसमें मास दिया है 0.02 और 931.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 18.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि ये रहा सी ऑप्शन से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो देखिए एक्सेलेरेशन जो होता है बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का रिजल्ट जो होता है, रिजल्टेंट होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। 97 आपसे पूछा गया इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो याद रखिएगा इसमें स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, लेंथ का रेशियो होता है, किसी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। 98 की बात करेंगे तो टी एच इक्वल टू क्या होगा, टी बी, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट है। 99 की अगर हम बात करें तो देखिए इनर्शिया जो होता है ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और रजिस्ट करता है वेलोसिटी को किसी भी इनर्शियल फ्रेम में। तो ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन है, डी। 100 क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया विच स्टेटमेंट करेक्टली रिलेट्स स्पेशियल एंड टेम्परल कोहेरेंस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें देखिए जो लाप्लास रिलेशन था v इक्वल टू रूट में गामा पी बाई रो, वो फॉर्मूला गिवन है और आपसे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखिए वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप पढ़े भी पी v इक्वल टू रूट में 3RT अपॉन में यम होता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट टी के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 किसकी, 2 की। देखिए इसमें पूछा है कि लेंस डबल इट इज करेक्टेड फॉर क्रोमेटिक एब्रिविएशन बट स्टिल एग्जिबिट स्फेरिकल एब्रिविएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। कौन सा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देखिए इसमें बी सी डी तीनों करेगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है ना, द सरफेस कर्वेचर, ये इसको क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा, तो ये करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या है कि a small body is placed inside a perfectly reflecting hollow enclosure at temperature T. After thermal equilibrium is reached, the radiation inside that enclosure will be. तो याद रखिएगा B identical to black body, radiation at temperature T, जो कि हमारा D ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 144, नेट जो कूलिंग रेट होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के डिफरेंस के। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। 105, इसमें देखिए फिर से एजर्सन और रीजन गिवन है। तो याद रखिएगा इसमें जो एजर्सन है वो तो ट्रू है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इवन इन रीजन वेयर देयर इज नो कंडक्शन, करेक्ट। लेकिन रीजन जो दे रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इन ट्यूसडे इन सर्किट स्लोली ड्यू टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। देखिए 106 भी एजर्सन रीजन है, आपसे पूछा है कौन सा है। तो देखिए 106 में जो स्टेटमेंट ए गिवन है कि चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड सोज ए पैराबोलिक पाथ विथ रूल। जब भी ये परपेंडिकुलर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा पैराबोलिक बनता है। रीजन दे रहा है कि लॉरेंज फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन डायरेक्शन, ये रॉन्ग है।
इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। 107 की बात करते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है लास्ट में कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो मीटर ब्रिज की बात कर रहा है जो बैलेंस कर रहा है 40 सेंटीमीटर और एक्स ब्रिज। तो जो देखिए बैलेंस कंडीशन है इज नो लॉन्गर वैलिड इन सिंपल लेंथ, ठीक है ना, बहुत लंबे समय के लिए एप्लीकेबल नहीं है रेसिव फॉर्म के लिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, इसलिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ई इक्वल टू एच नहीं होता, इसमें जो फ्रिक्वेंसी है गिवन है और एच की वैल्यू आप जानते होंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल होता है। जब इस पर फिर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में आएगा, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ जाएगा 3.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप पढ़े होंगे वर्क फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एच नॉट होता है, वहाँ से निकल जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से करेक्ट। 108 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें बोला है कि इन एन एंडरसन ब्रिज अ कॉइल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज बैलेंस्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर seen on it. At balance the resultant is independent of source frequency. What does this imply? तो देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किसके, कैपेसिटर और रेजिस्टिव की हेल्प से, ठीक है ना, जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर देखें तो पहले ऑप्शन बोल रहा है कि बैलेंस इज वन बाई रेजिस्टेंस, जिससे मेकिंग इंडक्टेंस ये नहीं होगा। बी में देखिए दिया सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो मे बी ऑब्टेन यूजिंग अ कैपेसिटर और रेजिस्टिव आर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। क्वाज रेजिस्टेंस इज कैंसिल, ये गलत है। डी भी जो है गलत है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, 108 का सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 110 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजन और फिजन के हिसाब से आपसे पूछा है। देखिए 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो आपसे बोल रहा है कि पहला न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग, सही है। हैवी न्यूक्लियर इनटू लो न्यूक्लियर स्लाइटर में सही बात है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी सही है। तीसरा एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन ऑफ लाइट एलिमेंट्स लाइक जैसे हाइड्रोजन है क्या आइसोटोप से, तो हार्ड देन द एनर्जी रिलीज फ्यूजन ऑफ द हैवी न्यूक्लियर, ये भी करेक्ट। लेकिन फोर्थ देखा जाए तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज इजियर टू अचीव इन न्यूक्लियर फिजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। 111 देखते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान है 111। ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के आपसे पूछा गया, इसमें करीब करीब तीन जगहों पे कि PRMS जो होता है इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी जो वैल्यू होती है रूट में 3RT/m होता है। तो स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, टेम्परेचर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 112 हम लोग देखते हैं। 112 देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्टली डिस्क्राइब कौन करता है पोलराइजेशन स्टेट्स ऑफ लाइट। तो देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशंस होते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। 113 की बात करते हैं। इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दिया है, वाइस क्रिटिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। देखिए एनर्जी रिमेन्स लोकेटेड एट ईच पॉइंट ऑफ द मीडियम, ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है फेज वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। याद रखिएगा वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी विदाउट नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जबकि पूरी की पूरी जो वेव एनर्जी होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114। देखिए यहाँ फिर से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, फिर से आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू, फिर से रिले यहाँ से बोल दिया, पीछे भी था,
स्पेक्ट्रल, तो ये तो करेक्ट है। मैक्सिमम ऑफ द कंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्पर्सिव पावर, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए तो इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इम्प्रूव्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल रॉन्ग। इंक्रीज वेवलेंथ के बढ़ाने से, वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाने से रिजॉल्विंग पावर हमारा इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो थर्ड रॉन्ग है। चौथा देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट डायरेक्शन इफेक्ट्स इम्पोज अ फंडामेंटल लिमिट ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, तो देखिए फोर्थ करेक्ट है, तो 1, 2 और 4 ये करेक्ट है। थर्ड रॉन्ग है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो देखिए हमारे पास जो है 3 इसमें ये भी गलत है, इसमें भी 3 ये भी गलत है, इसमें 3 ये भी गलत है, केवल और केवल ए ऐसा है जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो ये सही है थर्ड स्टेटमेंट में। 115 की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा भी तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो याद रखिएगा मैग्नीफाइंग पावर जो होगा आपका इसमें डबल, रिजॉल्विंग पावर रिमेंस क्या होगा अनचेंज, ये वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है, कंसेप्ट इसका समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए इसे बोला है कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर एन यूनिवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स इतना, द ऑर्बिट इक्वेशन ऑफ इतना, विच कंडीशन ऑन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी करेस्पॉन्ड टू बाउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो देखिए जब एनर्जी मिनिमम होगा तो उस केस में जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होता है, इसेंट्रिसिटी 0 होती है, ठीक है ना। और एनर्जी मिनिमम की वैल्यू अगर लेस है एनर्जी से, और अगर ये वैल्यू 0 से लेस है तो उस केस में जो शेप मिलेगा एलिप्स मिलता है, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और एनर्जी अगर 0 हो गया तो स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा, पैराबोलिक मिलेगा, अनबाउंड होता है। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है, एनर्जी 0 से बड़ी है, तो उस केस में हाइपरबोला होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे इलिप्टिकल के लिए पूछा है तो एनर्जी 0 से क्या है लेस है, ठीक है ना, तो इस केस में कौन सा होगा, ये कंडीशन होती है किसकी, इलिप्स की। इलिप्स के केस में क्या होता है, एनर्जी 0 से लेस होता है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ई की वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है, ई की वैल्यू 0 से अगर ग्रेटर है तो ये हमारा हाइपरबोला केस होता है, ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। और ई की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमारा सर्कल होता है, सर्कुलर केस, ठीक। और ये हमारा इलिप्स होता है, इलिप्स का केस है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। एजर्सन रीजन गिवन है, तो देखिए एजर्सन जो गिवन है वो क्या है, फॉल्स है, जबकि रीजन क्या है, ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें हमारा वाई द पावर कंज्यूम्ड इज नियरली 0 आपसे पूछा गया है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए वाला करेक्ट है, बिकॉज करंट लैक्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री मेकिंग रियल पावर नियरली 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। 119 की अगर हम बात करें 19 की, इसमें सी वाला करेक्ट है, डेड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 120, तो देखिए इन डिजाइनिंग अ हाई quality space a planetic variation is imposed one of its lenses which outcome necessarily follows from satisfying the planetic conditions, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, रिमूवल ऑफ स्पेक्ट्रियल एलिवेशन फॉर एक्सियल रेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की, तो ये तो काफ़ी आसान है, जब इस सिस्टम को आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें लेमडा बीटा ये सब दिया गया, डिस्टेंस भी दिया गया है। अब बोला कि इंटायर एलिमेंट को हम इमर्ज कर देते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट इंडेक्स, तो याद रखिएगा इसका जो फ्रिंज विड्थ होता है वो 1/μ टाइम्स हो जाएगा किसका, इनिशियल फ्रिंज विड्थ, यानी सेकेंड ऑप्शन। 122 की बात करते हैं। देखिए 122 क्वेश्चन में फिर से एजर्सन और रीजन गिवन है, तो
एजर्सन एट लार्ज डिस्टेंसेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल 1/स्क्वायर, ठीक है। फील्ड जो होता है 1/r³ होता है, सही बात है। पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू Kp/r क्या होता है r³, पोटेंशियल जो होता है Kp/r²। तो एजर्सन करेक्ट है। रीजन बोल रहा है कि डायपोल जो होता है कंसिस्ट करता है इक्वल अपोजिट चार्ज, ये भी सही है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये भी सही है। कॉजिंग कैंसिलेशन ऑफ मोनो पोल टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन, सही बात है। यानी दोनों ही सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, डी, ठीक है। द कंडक्टर हैज नो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, द इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस विद इन इट। 124 की अगर हम बात करें 124, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी होगा। फील्ड वी ऑफ इंक्रीजेस, डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीजेस, सही है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला ये, द फोर्स पर लेंथ जो होता है अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में करंट जाती है और अपोजिट में जाएगा तो रिपल्सिव होगा। फॉर्मूला सेम होता है μ0I1I2/1/2πr। तो ये तो था यूपी पीजीटी फिजिक्स का 9 मई 2026 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। कमेंट करके बताइए आप कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं।